सर क्या यहाँ कोई सम्मेलन थोड़ी चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक ऐसे पार्ट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जहाँ से हर एग्जाम के अंदर अगर मान लीजिए इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट अगर चैप्टर में है तो यहाँ से एक नई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। कोई सा भी आप पेपर उठाकर देख लेना, यहाँ से एक नई क्वेश्चन पूछा जाता है। अब तक हमने बात कर लिया व्हेन टू इरिगेट, यहाँ तक हमने बात की है। व्हेन टू इरिगेट के बाद अब सेकंड जो हमारा प्रिंसिपल आता है कि हाउ टू इरिगेट, हमें सिंचाई कैसे करना चाहिए, हमें आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर कैसे देना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। तो हाउ टू इरिगेट का मतलब क्या होगा कि कौन कौन से ऐसा मेथड है जिनसे कि हम इरिगेशन दे सकते हैं। ये क्या आएंगे आपके मेथड ऑफ इरिगेशन के अंदर आएंगे। लेकिन इससे पहले व्हेन टू इरिगेट के अंदर हम एक दो चीजें लिखना भूल गए थे, उनको स्टार डाल के आप लिख लेना। जैसे कि एक टेक्निक होती है हाई सीड रेट बाय यूजिंग हाई सीड रेट, 4 times more seed rate compared to recommended in 1 मीटर स्क्वायर एरिया। 1 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर जनरली एक बार देखिएगा बाई यूजिंग हाई सीड रेट। बाई यूजिंग हाई सीड रेट का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर फील्ड है, इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर हम ये डिसाइड करना चाहते हैं कि हम इरिगेशन कब देना है, व्हेन टू इरिगेट हमें करना है, कब हमें सिंचाई देनी है। तो इसके लिए हम एक टेक्निक फॉलो करते हैं बाई यूजिंग द हाई सीड रेट। इसके अंदर लिखा हुआ है 4 times मोर सीड रेट कंपेयर टू रिकमेंडेड इन 1 मीटर स्क्वायर एरिया। यानी मान लीजिए पूरा 1 हेक्टेयर एरिया है, यानी 10,000 मीटर स्क्वायर का है, तो इसके केवल 1 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमारी रिकमेंडेड डोज है उसका कितना टाइम्स, 4 टाइम्स जो है वो हम ज्यादा सीड्स को यहाँ पर ग्रो करेंगे या यहाँ पर ज्यादा सोविंग करेंगे। जब प्लांट की डेंसिटी ज्यादा होगी तो वाटर का अपटेक भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब मान लीजिए फील्ड के अंदर धीरे धीरे जब मॉइस्चर कम होने लगेगी तो सबसे पहले मॉइस्चर डेफिशिएंसी के सिम्टम्स जो है कहां पर शो होंगे, आपके इस वाले इलाके में है। ठीक है, तो इस वजह से आपसे पूछा जा सकता है कि बाय यूजिंग द हाई सीड रेट जो है वो किसके लिए मेथड जो है यूज किया जाता है, व्हेन टू इरिगेट के लिए, हाउ टू इरिगेट के लिए, हाउ मच टू इरिगेट के लिए। तो किसके लिए किया जाता है, व्हेन टू इरिगेट के लिए। ये चीज क्लियर है, याद रखना है बाय यूजिंग हाई सीड रेट। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ इरिगेशन या सेकंड प्रिंसिपल हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम क्या है, हाउ टू इरिगेट। हाउ टू इरिगेट के अंदर हम जनरली बात करते हैं किसके बारे में, इरिगेशन मेथड्स के बारे में। किसके बारे में, इरिगेशन मेथड्स। इरिगेशन मेथड, मेथड का मतलब क्या होता है कि मैनर इन विच आर्टिफिशियल वाटर अप्लाइड इन द फील्ड, इसे हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन मेथड बोलते हैं। यानी किस तरीके से जो है हम वाटर का एप्लीकेशन फील्ड में कर रहे हैं उसे क्या कहा जाता है, इरिगेशन मेथड कहा जाता है। जनरली इरिगेशन मेथड्स की बात करते हैं तो 2-3 तरीके के जो है वो इरिगेशन मेथड्स होते हैं, उन पर हम बात करते हैं। फर्स्ट वन जो है सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन होते हैं। कौन से होते हैं, सरफेस मेथड। ठीक है, सरफेस मेथड के बाद में सेकंड जो है आपका सब सरफेस होता है। कौन सा होता है, सब सरफेस। और सब सरफेस मेथड के बाद में आजकल जो बड़े प्रचलित हैं थर्ड नंबर पर प्रेशराइज्ड इरिगेशन। प्रेशराइज्ड इरिगेशन। सरफेस मेथड की बात करते हैं तो सरफेस मेथड जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है वाइल्ड फ्लडिंग, वाइल्ड फ्लडिंग, और एक होता है कंट्रोल फ्लडिंग। एक है वाइल्ड फ्लडिंग और सेकंड कौन सा है आपका, कंट्रोल फ्लडिंग। कंट्रोल फ्लडिंग के अंदर हम चेक बेसिन, बॉर्डर स्ट्रिप, राइज एंड फरो, कोरुगेशन, सर्ज इरिगेशन, वो सब किस में पढ़ेंगे, कंट्रोल फ्लडिंग के अंदर, सब सरफेस के अंदर। इसके बाद प्रेशराइज इरिगेशन। प्रेशराइज इरिगेशन के अंदर मेनली 2 चीजों के बारे में हम बात करेंगे। एक बात करेंगे स्प्रिंकलर इरिगेशन के बारे में और सेकंड हम बात करेंगे ड्रिप इरिगेशन मेथड के बारे में। ठीक है, तो देखिए हाउ टू इरिगेट के अंदर इरिगेशन मेथड्स की बात की जाती है। इरिगेशन मेथड्स जो है सरफेस मेथड हो सकते हैं, सब सरफेस हो सकते हैं और प्रेशराइज हो सकते हैं। सबसे पहले हमारा आ रहा है सरफेस मेथड। सरफेस मेथड का मतलब क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ वाटर ऑन द एंटायर सरफेस ऑफ द फील्ड इज नोन एज अ सरफेस मेथड। सब सरफेस का मतलब सब सरफेस जोन से हम वाटर का एप्लीकेशन करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, सब सरफेस मेथड बोलेंगे। प्रेशराइज का मतलब कहीं ना कहीं हम प्रेशर के माध्यम से क्या करेंगे, वाटर का एप्लीकेशन करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशराइज इरिगेशन, जिसके अंदर फर्स्ट है आपका स्प्रिंकलर और सेकंड है आपका ड्रिप इरिगेशन। यहां तक समझ में आया क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन के बारे में।
तो फर्स्ट है हमारा सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन। सरफेस मेथड, सरफेस मेथड का मतलब क्या हो गया कि एप्लीकेशन ऑफ वाटर एंटायर सरफेस, उसको हम क्या बोलेंगे, सरफेस मेथड। तो एप्लीकेशन ऑफ वाटर ऑन एंटायर सरफेस ऑफ फील्ड, इसे क्या कहा जाता है, सरफेस मेथड कहा जाता है। ठीक, सरफेस मेथड के अंदर जो है वो दो चीजें थी। तो फर्स्ट वन हम बात करते हैं वाइल्ड फ्लडिंग। कौन सा है, वाइल्ड फ्लडिंग। आप में से मुझे कौन बताएगा, आपने सॉइल साइंस पढ़ लिया है, कौन सी सॉइल के रिक्लेमेशन करने के लिए हम वाइल्ड फ्लडिंग करते हैं। वाइल्ड फ्लडिंग का मतलब क्या है, फ्लडिंग का मतलब क्या होता है, फ्लडिंग का मतलब क्या होता है, मतलब एंटायर सरफेस पर जो है हम वाटर का एप्लीकेशन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लडिंग कहा जाता है। दैट इज क्लियर। फर्स्ट क्या है, वाइल्ड फ्लडिंग। वाइल्ड फ्लडिंग का मतलब यह है कि हम कोई भी जो है कंट्रोल डिवाइस या कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज नहीं कर रहे हैं, ना तो हम कोई बंड बना रहे हैं, ना कोई चैनल बना रहे हैं जिसके माध्यम से उसको हम रोक सकें। यानी हमने क्या किया है कि पूरे फील्ड के ऊपर ही वाटर का एप्लीकेशन कर दिया है, इसे हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड फ्लडिंग। ठीक है, एक होता है कंट्रोल फ्लडिंग। कंट्रोल फ्लडिंग में क्या होता है कि किसी फील्ड पर हम वाटर का एप्लीकेशन करेंगे तो इसके फ्लो को रोकने के लिए हम कुछ चैनल्स बनाते हैं, कुछ चेक्स बनाते हैं, ठीक है, कुछ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिसलिए इसको क्या बोला जाता है, कंट्रोल फ्लडिंग। जबकि वाइल्ड फ्लडिंग के अंदर कोई भी कंट्रोल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हम नहीं करते हैं। यहां पर वाटर जो है वो एंटायर सरफेस पर ही क्या किया जाता है, पूरा अप्लाई किया जाता है विदाउट अडोप्टिंग द कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, जिसे क्या बोलते हैं, वाइल्ड फ्लडिंग। और वाइल्ड फ्लडिंग जो है वो कौन से सॉइल के रिक्लेमेशन के लिए यूज किया जाता है, सेलाइन सॉइल के रिक्लेमेशन के लिए यूज किया जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा मेथड ऑफ इरिगेशन जो है वो सेलाइन सॉइल के रिक्लेमेशन के लिए यूज किया जाता है, तो वाइल्ड फ्लडिंग। कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें वाटर का एप्लीकेशन एंटायर सरफेस पे किया जाता है लेकिन कोई भी जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर का फॉलो नहीं किया जाता है या यूज नहीं किया जाता है, तो वो कौन सा है, वाइल्ड फ्लडिंग। ये चीज क्लियर है। दो पॉइंट इसके केस में आपको याद रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि एप्लीकेशन ऑफ वाटर ऑन एंटायर सरफेस, एप्लीकेशन ऑफ water on entire surface without using any कंट्रोल स्ट्रक्चर। कौन से न्यूट्रिएंट एलिमेंट को रिक्लेमेशन न्यूट्रिएंट के नाम से जाना जाता है, किसको कहा जाता है, किस न्यूट्रिएंट एलिमेंट को जो है रिक्लेमेशन न्यूट्रिएंट एलिमेंट के नाम से जाना, कैल्शियम, पक्का, गोलगप्पे हो गए तुम्हारे हैं। किस न्यूट्रिएंट एलिमेंट को जो है रिक्लेमेशन न्यूट्रिएंट एलिमेंट कहा जाता है, भाटी जी पीछे फटाफट बताओ यार। कैल्शियम को ही तो कहा जाएगा ना भाई। जनरली क्या होता है, एक एसिडिक सोइल है और एक एल्कलाइन सोइल है। एसिडिक सोइल के रिक्लेम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, या तो कैल्शियम ऑक्साइड का या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, या तो चूने का या फिर बुझे हुए चूने का हम यूज करते हैं। एल्कलाइन सोइल क्या होती है, ऐसी सोइल जिनके अंदर सोडियम की प्रधानता होती है, सोडियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ज्यादा पाए जाते हैं, और इसको रिक्लेम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, जिप्सम का, जिसका फॉर्मूला क्या है, CSO4.2H2O है। तो यहाँ भी क्या है आपका कैल्शियम, यहाँ भी क्या है आपका कैल्शियम, इसलिए कैल्शियम को क्या बोलते हैं, रिक्लेमेशन। लेकिन रिक्लेमेशन डीजी जो है किस न्यूट्रिएंट एलिमेंट की कमी की वजह, वेरी गुड, किसकी वजह से होती है, कॉपर की वजह से होती है। और किस क्रॉप के अंदर होती है, जनरली वीट के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, वीट के अंदर, इसलिए कॉपर का इंडिकेटर प्लांट कौन है, वीट है। चलिए इसके बाद में सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है, वाइल्ड फ्लडिंग कहां पर अडॉप्ट की जाती है या कहां पर फॉलो की जाती है, फॉलोवेड फॉर रिक्लेमेशन ऑफ सेलाइन सोइल। सेलाइन सोइल के रिक्लेमेशन के लिए कौन सा मेथड ऑफ वाटर एप्लीकेशन फॉलो किया जाता है, आपका वाइल्ड फ्लडिंग। ठीक है, सेकंड इसके अंदर आता है आपका कंट्रोल फ्लडिंग। कौन सा आता है, कंट्रोल फ्लडिंग। कंट्रोल फ्लडिंग में क्या है कि वाटर जो है वो एंटायर सरफेस पर अप्लाई किया जा रहा है, लेकिन उसका क्या किया जाएगा, कंट्रोल स्ट्रक्चर वहां पर यूज की जाएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल फ्लडिंग। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ वाटर ऑन
entire surface by using कंट्रोल स्ट्रक्चर। किसके अंदर ज्यादा वाटर रिक्वायर्ड होगा हमें, कंट्रोल फ्लडिंग के अंदर या वाइल्ड फ्लडिंग के अंदर? वाइल्ड फ्लडिंग के अंदर, ठीक है। तो कंट्रोल फ्लडिंग के अंदर एप्लीकेशन ऑफ वाटर ऑन एंटायर सरफेस बाय यूजिंग द कंट्रोल स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल फ्लडिंग। एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पहली चीज तो आपको याद रखना है कि जितने भी मेथड ऑफ इरिगेशन है उसके अंदर पूरे भारत के अंदर या पूरे इंडिया के अंदर या फिर हम कहें पूरे वर्ल्ड में जो है सबसे मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इरिगेशन जो है या जो सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है वो कौन सा है, सरफेस है या सब सरफेस या प्रेशराइज है? कौन सा है? सरफेस मेथड। लगभग इरिगेशन मेथड्स का लगभग 95%, कितना परसेंट? 95%। कौन सा मेथड यूज किया जाता है आपका? सरफेस मेथड। कौन सा मेथड? सरफेस मेथड। ये चीज क्लियर है। इसके बाद में वाइल्ड फ्लडिंग और कंट्रोल फ्लडिंग क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंट्रोल फ्लडिंग। टाइप्स ऑफ कंट्रोल फ्लडिंग। कंट्रोल फ्लडिंग के कितने टाइप्स हैं? तो फर्स्ट टाइप इसके अंदर आता है चेक बेसिन। कौन सा आता है? चेक बेसिन। चेक बेसिन। चेक बेसिन मेथड की जब भी हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि फील्ड के अंदर क्या होता है कि जो फील्ड होता है, मान लीजिए पूरा हमारा एक फील्ड है, इस फील्ड के अंदर हम छोटे छोटे क्या बना देते हैं, चेक्स बना देते हैं, ठीक है, जो स्क्वायर शेप या रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, ठीक है। होता क्या है, मान लीजिए हमारा मेन इरिगेशन चैनल हो सकता है, यहाँ से अगर हमारा वाटर जो है अप्लाई हम कर रहे हैं तो फर्स्ट पहले इसको भरेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इस, मतलब इस तरीके से एक पर्टिकुलर चेक को क्या किया जाता है, फिल किया जाता है। तो चेक बेसिन मेथड जो है मोस्ट कॉमनली यूज मेथड ऑफ इरिगेशन है किसका? सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन का। तो स्टार डाल के लिखना है मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन में जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है वो कौन सा है आपका? चेक बेसिन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कौन सा मेथड ऑफ इरिगेशन जो है वो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है? सरफेस मेथड का। तो कौन सा है? चेक बेसिन। कौन सा है? चेक बेसिन। ये चीज क्लियर है। इस चेक बेसिन को जो है कहीं अन्य नाम से जाना जाता है, नोवन एज, नोवन एज। इसे किस नाम से जाना जाता है? फ्लैट बेड इरिगेशन। क्या कहा जाता है? फ्लैट बेड इरिगेशन। यहां पर जो बेड हम बना रहे हैं, जो क्यारी हम बना रहे हैं वो क्या है? फ्लैट है। इस वजह से इसे क्या नाम दिया गया है? फ्लैट बेड इरिगेशन। या इसे कहा जाता है चेक इरिगेशन। क्या कहा जाता है? चेक इरिगेशन। क्या कहा जाता है? चेक इरिगेशन। चेक इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम पर्टिकुलर चेक के अंदर जो है पर्टिकुलर बेड के अंदर हम इरिगेशन देते हैं और सेकंड बेड में आने के पहले उसको हम क्या करते हैं, वहां पर चेक करके रखते हैं, यानी उसको बंद करके रखते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? चेक इरिगेशन कहा जाता है। दैट इज क्लियर। फर्स्ट वन इज द फ्लैट बेड इरिगेशन या फिर चेक इरिगेशन के नाम से भी इसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन जो है सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, कौन सा है वो? चेक इरिगेशन या फ्लैट बेड इरिगेशन या फिर हम बोल सकते हैं उसको चेक बेसिन का यूज किया जाता है। थर्ड पॉइंट इसके अंदर आपको याद रखना है कि ये कहां पर फॉलो किया जाता है? फॉलोवेड। कहां पर फॉलोवेड किया जाता है या कहां पर अपनाया जाता है? ये ऐसे स्थानों पर अपनाया जाता है जहां पर क्लोज ग्रोविंग क्रॉप्स लगाई जाती हो। क्या लगाई जाती हो? क्लोज ग्रोविंग क्रॉप्स। क्लोज ग्रोविंग क्रॉप्स क्या होती है? मैंने आपको बताया था दो प्रकार की क्रॉप्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। जनरली हम रो टू रो डिस्टेंस के बेसिस पे ही बात करते हैं कि जिनके बीच में रो टू रो डिस्टेंस ज्यादा होती है उसको हम बोलते हैं वाइडर क्रॉप रो, और जिनके बीच में नेरो रो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज ग्रोविंग क्रॉप्स कहा जाता है। जैसे आपका वीट हो गया, बार्ले हो गया, ये किस में आते हैं? आपके क्लोज में। अगर हम कॉटन की बात करते हैं तो ये किस में आता है? आपका वाइडर रो के अंदर। समझ में आया क्या ये चीज? तो आपने देखा होगा कि छोटा सा अगर चेक है या छोटा सा बॉक्स है तो इसके अंदर हम कौन सी क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं जिनके बीच में डिस्टेंस क्या है? कम है। उन्हीं को हम एक पर्टिकुलर चेक के अंदर या पर्टिकुलर बेड के अंदर हम क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं। ये चीज क्लियर है। तो फॉलोवेड कहां पर हमें करना है? क्लोज ग्रोविंग क्रॉप्स। क्लोज ग्रोविंग क्रॉप्स के अंदर एक एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाता है, जनरली याद रखना है, वीट हो सकता है, बार्ले हो सकता है, फिंगर मिलेट हो सकता है, और भी जो आपको जिनकी रो डिस्टेंस कम हो, ठीक है।
फिंगर मिलेट की बात कर रहा हूँ, फिंगर मिलेट। पर्ल मिलेट भी जो है वो आपका पर्ल मिलेट और मेज भी जो है वो इसके अंदर क्लोज ग्रोविंग के अंदर ही आते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि वीट के अंदर, इंडिया के अंदर कौन सा मेथड ऑफ इरिगेशन सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है। तो वीट के अंदर जो सबसे ज्यादा मेथड ऑफ इरिगेशन फॉलो किया जाता है वो कौन सा है? चेक बेसिन। कौन सा है? चेक बेसिन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वीट की जो हम इरिगेशन देते हैं वो किस मेथड ऑफ इरिगेशन से करते हैं, तो किससे करते हैं? चेक बेसिन से। तो ये याद रहेगा वीट का, ठीक है। इसके बाद में कि ये कहां पर फॉलो किया जाता है? फॉलो इट वेयर द मीडियम टेक्सचर्ड सॉइल, मीडियम टेक्सचर्ड सॉइल। जनरली सॉइल कैसी होना चाहिए? मीडियम टेक्सचर्ड होना चाहिए। मीडियम टेक्सचर्ड का मतलब सिल्टी सॉइल होना चाहिए, यानी सैंड और क्ले के बीच वाली होना चाहिए। वहां पर क्या किया जाता है आपका? ये फॉलो किया जाता है। इसके बाद में एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि स्लो परसेंटेज कितना हो। तो स्लो परसेंटेज जो है यहाँ पर 0.1 से 2%। ऐसी सोइल जहाँ पर स्लो परसेंटेज कितना होता है? 0.1 से 2% होता है, वहां पर भी हम कौन सा फॉलो कर सकते हैं? चेक बेसिन। दैट इज क्लियर। यहाँ तक समझ में आया क्या? क्या हम चेक बेसिन का यूज सैंडी सोइल के अंदर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वहां पर वाटर जो है डाउनवर्ड मोमेंट ज्यादा होगा, पर्कुलेशन जो है वाटर का ज्यादा होगा, इस वजह से वाटर लॉसेस ज्यादा होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई फार्मर जो है वो चेक बेसिन को फॉलो नहीं करता है या अपनाता नहीं है, तो इसके क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं? डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं बताइए। देखो, फर्स्ट जो है इसका डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि मान लीजिए यदि फार्मर इस चेक बेसिन को फॉलो करता है तो सबसे पहले तो उसको पूरे फील्ड को छोटे छोटे बेड्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए उसका खर्चा ज्यादा आएगा, यानी उसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ज्यादा आएगा। कॉस्ट क्यों ज्यादा आएगा? क्योंकि लेबर जो है ज्यादा लगेगी, पहली चीज। पैसा ज्यादा खर्च होगा, सेकंड। तीसरी चीज, उसका कई सारा लैंड जो है, लगभग 5% ऑफ टोटल लैंड जो है वो किस में वेस्ट हो जाएगा? इन चेक्स को बनाने के लिए खर्च हो जाएगा। यानी पहला तो क्या हो जाएगा इसमें, अगर हम देखें तो 5% लैंड किस में यूज हो जाएगी? 5% लैंड यूज किसके लिए? फॉर्मेशन ऑफ बेड। फॉर्मेशन ऑफ बेड। बेड बनाने में कितनी लैंड खर्च हो जाती है? 5%। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उसका जो यील्ड लेवल है वो कम होगा। सेकंड की बात करें तो लेबर कॉस्ट क्या आती है? लेबर कॉस्ट इज हाई। लेबर कॉस्ट क्या आती है? ज्यादा आती है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्या है कि मान लीजिए अगर हम इस तरीके की चेक्स नहीं बनाएं और पूरे फील्ड को ही अगर ऐसे ओपन रखें तो जाहिर सी बात है कोई भी इंटरकल्चर ऑपरेशन हम इजीली फॉलो कर सकते हैं। लेकिन छोटे छोटे जोन के अंदर अगर हम डिवाइड कर देंगे तो इंटरकल्चर ऑपरेशन करने में क्या आएगी? समस्या आती है। इस वजह से थर्ड डिसएडवांटेज क्या हो जाता है कि फर्स्ट हो गया 5% लैंड यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ बेड। सेकेंड हो गया आपका कि लेबर कॉस्ट जो है वो ज्यादा है और क्रिएट प्रॉब्लम इन इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस या ऑपरेशन, कुछ भी लिख सकते हैं ऑपरेशन, ठीक है। चाहे वीडिंग हो या फिर जो भी अर्थिंग अप हो, कुछ भी हो, उसके अंदर क्या आती है? समस्या होती है। एक स्टार डाल के आपको एक पॉइंट याद रखना है कि हम चेक बेसिन को फॉलो कर सकते हैं। चेक बेसिन फॉलो इट वेयर जहां की स्ट्रीम डिस्चार्ज कैपेसिटी 2 लीटर पर सेकेंड, यानी जहां पर आपका जो स्ट्रीम है, यानी जहां से आप इरिगेशन दे रहे हो, उसकी डिस्चार्ज कैपेसिटी कितनी हो? 2 लीटर प्रति सेकेंड है, तब भी हम किसको फॉलो कर सकते हैं? चेक बेसिन को फॉलो कर सकते हैं। ये चीज समझ में आएगी। स्टीम डिस्चार्ज कैपेसिटी का मतलब है जहां से आपका इरिगेशन के लिए जो वाटर आ रहा है उसकी कैपेसिटी डिस्चार्ज करने की कितनी है? 1 सेकंड में 2 लीटर वाटर पानी का डिस्चार्ज हो रहा है, वहां पर भी आप किसको फॉलो कर सकते हो? चेक बेसिन को फॉलो कर सकते हो। 2-3 पॉइंट्स आपको इसमें याद रखना है। चेक बेसिन किसका एक टाइप है? सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन का। सरफेस मेथड में भी किसका है? कंट्रोल फ्लडिंग का। मोस्ट कॉमनली इंडिया के अंदर क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। वीट के अंदर कौन सा किया जाता है? चेक बेसिन किया जाता है। इसका क्या क्या नाम है? फ्लैट बेड इरिगेशन या फिर चेक इरिगेशन इसके नाम से जाना जाता है, ठीक है। कौन सी क्रॉप्स के लिए सुटेबल है? वीट के लिए। क्लोज ग्रोविंग क्रॉप्स के लिए। कौन सी सॉइल के लिए सुटेबल है? मीडियम टेक्सचर। स्लोप परसेंटेज कितना होना चाहिए? 0.1 से 2% होना चाहिए। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है कि 5% लैंड का यूज किस में हो जाता है? बेड को बनाने में हो जाता है। लेबर कॉस्ट क्या आती है? ज्यादा आती है।
प्रॉब्लम किस में क्रिएट करेगा, इंटरकल्चरल ऑपरेशन में। और चेक बेसिन कहां पर अपनाया जा सकता है, जहां पर स्ट्रीम की साइज जो है डिस्चार्ज करने की कितनी हो, 2 लीटर प्रति सेकंड हो, वहां पर भी इसको फॉलो किया जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट आपको याद रखना है, सरफेस में इंटरकल्चर ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हमारा खेत है, इस खेत के अंदर हमने बुआई कर दी थी, बुआई करने के बाद हमारी सीडलिंग बन चुकी है। सीडलिंग के बाद यानी स्टैंडिंग कंडीशन ऑफ प्लांट के अंदर जो भी हम ऑपरेशन करेंगे, चाहे हम वीडिंग करें, चाहे हम फर्टिलाइजर की ड्रिलिंग करें, थ्रेसिंग करें, या फिर कुछ भी हो जाए, चाहे हम अर्थिंग अप करें, वो सब किस में आते हैं, आपके इंटरकल्चरल ऑपरेशन के अंदर आते हैं। ये चीज समझ में आई? प्रॉब्लम नहीं करेगी क्या, मान लो एक आपका फील्ड है, ठीक है, इस तरीके से आपने जो है लाइन से कल्टीवेशन कर रखा है, और एक आपने क्या किया, इस फील्ड को इस तरीके से कर दिया, तो सबसे पहले इस वाले घेरे में जाएगा, तो ट्रैक्टर आप इजीली इसके अंदर ऑपरेट नहीं कर सकते हो, या कोई भी इंप्लीमेंट का जो है आप इजीली ऑपरेशन नहीं कर सकते हो। इस वजह से कहा जाता है कि चेक बेसिन जो है इंटरकल्चर ऑपरेशन करने में क्या करता है, असुविधा उत्पन्न करता है। ये चीज क्लियर हुई क्या यहाँ तक? इसके अलावा एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि जब भी हम सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन की बात करेंगे, तो सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन जो है, अगर इससे हम इरिगेशन देते हैं, अगर हम इससे इरिगेशन देते हैं, तो इरिगेशन डेप्थ जो है, इरिगेशन डेप्थ ऑलवेज मोर देन 3 सेंटीमीटर। यानी अगर मान लीजिए आपने किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर वाटर का एप्लीकेशन किया, तो 3 सेंटीमीटर से ज्यादा का डेप्थ ऑफ वाटर ही क्या होगा, अप्लाई होगा। 3 सेंटीमीटर से कम वाटर का एप्लीकेशन हम इसके द्वारा नहीं कर सकते हैं। समझ में आई ये चीज? एक और बार समझो, इरिगेशन डेप्थ यानी जो हम सिंचाई कर रहे हैं उसकी डेप्थ कितनी होगी, मोर देन 3 सेंटीमीटर। किस मेथड से, सरफेस मेथड से। मान लीजिए सरफेस मेथड से जब हम सरफेस पर वाटर का एप्लीकेशन करते हैं, तो डेप्थ कितनी, 3 सेंटीमीटर से ज्यादा डेप्थ का ही वाटर अप्लाई होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 1 सेंटीमीटर डेप्थ के अंदर ही इरिगेशन देना चाहो, तो वो इससे पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। 3 सेंटीमीटर से ज्यादा डेप्थ का ही वाटर किससे अप्लाई होता है, सरफेस मेथड से। लेस देन 3 सेंटीमीटर डेप्थ का इरिगेशन वाटर अगर हम देना चाहते हैं, तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, प्रेशराइज मेथड यूज करते हैं, जिसके अंदर हम स्प्रिंकलर मेथड और ड्रिप मेथड का यूज करेंगे। यहां तक समझ में आया क्या आप लोगों को? इसके बाद में सेकंड मेथड आता है इसके अंदर, आपने सुना होगा बेसिन इरिगेशन, सुना है बेसिन, बेसिन मेथड ऑफ इरिगेशन। सेकंड है बेसिन मेथड ऑफ इरिगेशन। बेसिन मेथड ऑफ इरिगेशन की अगर हम बात करते हैं, बेसिन मेथड में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारा फील्ड है, इस फील्ड के अंदर जनरली जहां पर ऑर्चार्ड लगाए जाते हैं, जहां पर उद्यान लगाए जाते हैं, वहां पर इसको फॉलो किया जाता है। ये हमारा मेन चैनल हो गया, मेन चैनल, ठीक है। एक बार देखना, मान लीजिए ये ऑर्चार्ड लगा हुआ है, जिसमें एक प्लांट ये रहा, एक ये रहा, एक ये है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। इन प्लांट्स के अंदर, इन ऑर्चार्ड के अंदर जो है, या इस फ्रूट प्लांटेशन के अंदर जो है, हम क्या देना चाहते हैं, इरिगेशन देना चाहते हैं। तो इरिगेशन कैसे देंगे कि जो मेन चैनल है इसमें से वाटर आएगा और इस लेटरल चैनल के अंदर एंटर करेगा। एंटर करने के बाद हम यहाँ पर इसको ब्लॉक कर देंगे और वाटर इधर जाएगा और इधर जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, तो उसके स्टेम जोन के आसपास जो है चारों ओर क्या बना देंगे, एक थाला बना देते हैं, एक बेसिन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से अंगूठी की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें इस तरीके से उभारनुमा संरचना होती है, तो यहाँ पर जो है ये क्या हो गया, एक बेसिन हो गया, और इधर से जो हम कनेक्टिंग जोन है ये हमारा क्या है, ये वाला है। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, रिंग बेसिन मेथड के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है, रिंग बेसिन मेथड। और जो ये बेसिन का फॉर्मेशन हम कर रहे हैं, ये किस शेप का हो सकता है, स्क्वायर शेप का भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर शेप का भी हो सकता है। समझ में आया क्या? बेसिन मेथड ऑफ इरिगेशन का दूसरा नाम क्या है, रिंग बेसिन। किसके लिए यूज किया जाता है, ऑर्चार्ड्स के लिए, या फिर फ्रूट प्लांटेशन के अंदर इरिगेशन देने के लिए कौन सा मेथड बेस्ट है, आपका बेसिन मेथड ऑफ इरिगेशन बेस्ट है। तो इसके अंदर हम 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं। नोन इज रिंग बेसिन मेथड किसके लिए सुटेबल है, सुटेबल फॉर किसके लिए, फ्रूट्स के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं ऑर्चार्ड के लिए, ठीक है।
तो ये आपके दो मेथड हो गए, फर्स्ट वन चेक बेसिन हो गया और सेकंड क्या हो गया आपका बेसिन मेथड ऑफ इरिगेशन। इसके बाद में थर्ड आता है आपका बॉर्डर स्ट्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन। कौन सा आता है? बॉर्डर स्ट्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन। बॉर्डर स्ट्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन के अंदर जनरली आपने देखा होगा कि यदि हम बात करें, जैसे कि ये हमारा एक इरिगेशन चैनल हो गया और ये हमारा क्या हो गया, फील्ड हो गया। इस फील्ड के अंदर क्या होता है कि थोड़ा सा वाइड डेप्थ पर और एक लंबी कतार में इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, क्यारे बनाते हैं। गांव में बोलते हैं क्यारे, ठीक है। आपने सुना होगा कि इस तरीके से जो है ये एक क्यारा होता है जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई थोड़ी कम होती है। फिर दूसरा बनाया जाता है और फिर तीसरा बनाया जाता है। चेक बेसिन के कंपैरिजन में यदि हम बॉर्डर स्ट्रिप की बात करें तो यहाँ पर क्या क्या फायदे हैं? फर्स्ट फायदा क्या है कि यहाँ पर लेबर कॉस्ट जो है वो क्या लगेगी, कम लगेगी। किसके कंपैरिजन में? चेक बेसिन के कंपैरिजन में। ये चीज क्लियर हुआ, ठीक है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि यहाँ इंटरकल्चर ऑपरेशन करना क्या है, इजी है। किसके कंपैरिजन में? चेक बेसिन के अंदर। ये दोनों चीजें क्लियर है। तो बॉर्डर स्ट्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन के अंदर क्या होता है कि जो हम बेड्स बनाते हैं वो बेड्स क्या होती है, लंबी होती है और उनकी विड्थ क्या होती है, कम होती है। लॉन्ग लेंथ और शॉर्ट विड्थ वाली हम क्या बनाते हैं, बेड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इसके क्या बेनिफिट्स हैं? इसका बेनिफिट्स ये है कि चेक बेसिन के कंपैरिजन में या लेबर कॉस्ट कम लगती है, हमारी लैंड जो है वो वेस्ट कम होती है और साथ ही साथ इंटरकल्चर ऑपरेशन हम क्या कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है इसका कि चेक बेसिन के अंदर यूनिफॉर्म वाटर का एप्लीकेशन ज्यादा हो रहा, लेकिन यहाँ पर वाटर का यूनिफॉर्म एप्लीकेशन क्या होगा, कम होगा। वहां पर वाटर का यूनिफॉर्म एप्लीकेशन क्यों हो रहा था? क्योंकि वहां पर हम एक शॉर्ट एरिया के लिए क्या कर रहे थे, वाटर का एप्लीकेशन कर रहे थे। यहाँ पर जो एरिया है वो क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि बॉर्डर स्ट्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन जो है वो किस कंपैरिजन में या चेक बेसिन की तुलना में जो है किस तरीके से एडवांटेज नहीं करता है या क्या डिसएडवांटेज है। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया क्या आप लोगों को? एक बार आप यहाँ पे लिखिए, फिर हम बॉर्डर स्ट्रिप और फरो मेथड ऑफ इरिगेशन, सर्ज और कैब्लिगेशन को एक साथ पढ़ेंगे। थोड़ा फास्ट लिखना है इसको। हाउ टू इरिगेट के अंदर इरिगेशन मेथड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। जितने इरिगेशन मेथड्स फॉलो किए जाते हैं 95% कौन सा मेथड फॉलो किया जाता है, सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन। सरफेस मेथड के अंदर दो चीजें हैं, वाइल्ड फ्लडिंग और कंट्रोल फ्लडिंग। ये भी लिखना बाय यूजिंग कौन सा? हाई सीड रेट। हाँ, ये वाला लिख लेना। ये वेन टू इरिगेट के एक टेक्निक है, बाय यूजिंग हाई सीड रेट, 4 times more सीड रेट कंपेयर टू रिकमेंडेड इन 1 मीटर स्क्वायर एरिया। रिकमेंडेड क्या लिखा हुआ है? कहाँ पर? कंपेयर टू रिकमेंडेड इन 1 मीटर स्क्वायर एरिया, इन 1 मीटर स्क्वायर एरिया। सर बॉर्डर स्ट्रिप मेथड में भी एक तरफ से वाइल्ड इरिगेशन ही होता है ना? वाइल्ड इरिगेशन होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसके अंदर कंट्रोल डिवाइस फॉलो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है हम स्ट्रिप बना रहे हैं, इसलिए ये जो है आपके कंट्रोल फ्लडिंग का एक पार्ट है। वाइल्ड फ्लडिंग के अंदर हम कुछ भी जो है स्ट्रक्चर का फॉलो नहीं करते हैं, जनरली पूरी एंटायर सरफेस पर वाटर का एप्लीकेशन करते हैं। बॉर्डर स्ट्रिप जो है आपके चेक बेसिन और फरो मेथड दोनों का एक हाइब्रिड मेथड है, जिसको बे इरिगेशन के नाम से भी जानते हैं, अभी लिखेंगे उसके बारे में। सब सरफेस है ये ना। इरिगेशन डेप्थ ऑफ वाटर मोर देन 3 सेंटीमीटर अप्लाई। अगर आप सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन का यूज करते हो तो वाटर की डेप्थ जो है वो कितने से ज्यादा ही अप्लाई होगी, हमेशा 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर से अगर हमें कम वाटर की डेप्थ का इरिगेशन वाटर देना है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, प्रेशराइज इरिगेशन, जिसके अंदर हम स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन के बारे में बात करेंगे। लिखो पाटी जी, लिखो थोड़ा। प्रेशराइज ये सैंडी सॉइल के लिए। अभी हम बात करेंगे, इस पे आएंगे यार, थोड़ा पहले लिखो एक बार। जहां पर पर्कुलेशन रेट ज्यादा होगी वहां पर हम स्प्रिंकलर मेथड यूज करेंगे, ड्रिप मेथड ऑफ यूज करेंगे, ठीक है। जहां वाटर की स्केर्सिटी होगी वहां पर हम प्रेशराइज मेथड यूज करेंगे। बिल्कुल, वेजिटेबल क्रॉप्स में भी आ सकती है ना? वेजिटेबल क्रॉप्स के अंदर भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत रेयरेस्ट केस के अंदर हम वेजिटेबल क्रॉप्स के अंदर यूज करते हैं। रीजन क्या है कि वेजिटेबल क्रॉप्स के अंदर जो स्पेसिंग होती है वो नैरो स्पेसिंग होती है, तो नैरो स्पेसिंग के अंदर आप इस तरीके से रिंग का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हो,
ठीक है। वाइल्ड फ्लडिंग, कंट्रोल फ्लडिंग, सब सरफेस के अंदर एक लाइन लिख लेंगे केवल। प्रेशराइज इरिगेशन के अंदर स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन। लिखा क्या? लिखो। लास्ट पॉइंट ये है कि इरिगेशन डेप्थ ऑफ वाटर जो है मोर देन 3 सेंटीमीटर ही अप्लाई की जाती है। अगर सरफेस मेथड से करोगे तो 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा डेप्थ का ही वाटर अप्लाई किया जाएगा। लिखा पीछे? उससे ज़्यादा ही होगा, 3 सेंटीमीटर। हाँ, तो वो पॉसिबल नहीं है, ये लिखा हुआ है फैक्ट में। देखो सरफेस मेथड, चलो लिखो बेटा। इरिगेशन डेप्थ ऑफ वाटर मोर देन 3 सेंटीमीटर अप्लाई। इरिगेशन डेप्थ ऑफ वाटर मोर देन 3 सेंटीमीटर अप्लाई। 3 सेंटीमीटर अप्लाई। देखो हाँ, मैं समझ गया ना, मारवाड़ का आदमी है। चलो ऐसे नाराज मत होना और भी अगर कोई मारवाड़ के, क्योंकि अशोक गहलोत जैसी राजनीति कोई करना नहीं जानता है ना, चाणक्य है और आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाओ, हर जगह जो है आपको मारवाड़ी मिलेंगे। कहीं अब जम्मू कश्मीर धारा 370 हटते जोधपुर मिष्ठान भंडार खुल गया। ये बात सही है। पहले क्या अलाउ नहीं था, बार-बार आके वहाँ बिल्कुल बिल्कुल। जोधपुर मिष्ठान भंडार तो आप कहीं भी चले जाओ, किसी कोने में चले जाओ। आजकल ये हरियाणा जलेबी जो है, नाम हरियाणा जलेबी है, लेकिन रहने वाले जो है जोधपुर की साइड के होते हैं। जोधपुर मिष्ठान भंडार ने तो हर जगह अपना परचम लहरा रखा है ना, किसी भी गांव में किसी भी वहाँ चले जाओ, पहुँच गया है ना। करेंगे करेंगे। क्या चीज? पहुंचना कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं नहीं, बड़ी बात नहीं। वो मिल जाए तो ही बड़ी बात है। पेमेंट सीट पे इस बार 80,000 रुपये कर दिए हैं। हाँ, 80,000। 5 लाख करें एक सेमेस्टर के? नहीं नहीं, एक सेमेस्टर की नहीं, एक साल के? बताता हूँ उसका, एक बार इसको लिखो। पेमेंट सीट का देखिए, पेमेंट सीट का आरसी का जो अभी पेमेंट सीट का पैसा है वो लगभग शायद 1,20,000 है या 80,000 है। 80,000 है, ठीक है, 80,000, ठीक है। कितना? 1,2,50,000 80,000 ही है। मेरी भी गणित कमजोर, हाँ मेरी भी कमजोर है ना। 80,000 रुपये ये तो आपकी पेमेंट है। क्या है? पर सेमेस्टर की नहीं है, 80,000 नहीं है, 1,20,000 रुपये है जहाँ तक वो पूरे एमएससी की है, ठीक है। पूरे एमएससी के अंदर जो पेमेंट है वो कितना देना है आपको? 1,20,000 रुपये देना है। कितना देना है? 1,20,000। और एमएससी की अगर हम बात करते हैं तो एमएससी में 4 सेमेस्टर होते हैं। कितने सेमेस्टर होते हैं? 4 सेमेस्टर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट सेमेस्टर की जो जनरल फीस है लगभग 7 से 8,000 होती है। कितनी होती है? 7 to 8,000, ठीक है। तो 1,20,000 रुपये जो है आपको 4 सेमेस्टर के अंदर देने होते हैं। मतलब कितना हो गया पर सेमेस्टर का? पर सेमेस्टर का 30,000 रुपये आपका पेमेंट हो गया, और 30 और 8 कितने हो गए? 38,000 हो गए। कितने हो गए? 38। लेकिन बात तो सुन लो, जनरल फीस तो आपकी लगनी जो लगेगी, साथ में जो आपका पेमेंट फीस है उसको आपको या तो पर सेमेस्टर देना है या फिर 2 सेमेस्टर। अभी क्या है, इस साल से इन लोगों ने क्या किया है, 1,20,000 रुपये ये 2 सेमेस्टर के अंदर ही ले रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में ही पूरी फीस ले रहे हैं। मतलब 60,000 रुपये तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में ले रहे हैं और 60,000 रुपये आपकी सेकंड सेमेस्टर में ले रहे हैं। 60,000 के अलावा जो इनकी जनरल फीस है, जैसे 7,000 या 8,000 है, वो भी ये साथ के साथ ले रहे हैं।
7 से 8 हज़ार वापस सेकंड सेमेस्टर में मिलेंगे। फिर थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर जो आएगा उसके अंदर केवल आपसे जनरल फीस ली जाएगी और आपसे पेमेंट नहीं लिया जाएगा। हैं? ये पैसे छाप रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, पैसे तो छाप रहे हैं लेकिन देने वाले भाई और बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं। ठीक है, लिखा क्या? लिखो 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 क्या? हाँ वो जनरल फीस है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम अच्छे से पढ़ो यार, क्यों पेमेंट सीट का छोड़ सोचते हो माइंड में, है ना? चलो लिख लिया। एक और नाम लिखे ना, लेवल बॉर्डर इरिगेशन, लेवल बॉर्डर इरिगेशन, लेवल बॉर्डर इरिगेशन। पेमेंट सीट पे अगर कोई जाता है तो सबसे बड़ा दुख उसको पता है किस दिन होता है? जिस दिन वो पैसे देता है ना 60,000 उस दिन बड़ा दुख होता है। मैंने कभी नहीं पूछा, घाटे बात का तेरी खुद की जाना फालतू बातें मत बुला देता तू, जो याद करते वो भी। तुम कैसे बच्चों की तरह लड़ते हो यार? हाँ लिखा। एक यहाँ एक पॉइंट और लिख लेना कि यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ वाटर, इसमें यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ वाटर। चेक बेसिन का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो क्या है? यहाँ पर वाटर का क्या होता है? यूनिफॉर्म एप्लीकेशन होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ वाटर ये इस उस एरिया के अंदर फॉलो किया जाता है जहाँ पर क्लोज ग्रोविंग क्रॉप्स लगाई जाती है, जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा भी नहीं होती है, एक्सेस भी नहीं होती है, वहाँ पर जहाँ पर डिस्चार्ज रेट जो है 2 लीटर प्रति सेकेंड। मीडियम टेक्सचर्ड सॉइल में, मीडियम टेक्सचर्ड सॉइल को सिल्टी लोम सॉइल बोलते हैं, लोमी सॉइल। लिखा क्या? लिखो लिखो लिखो। सबसे बेस्ट बेनिफिट जो है वो क्या है कि यहाँ पर वाटर का यूनिफॉर्म एप्लीकेशन होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा मेथड ऑफ इरिगेशन जो है यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ वाटर सबसे अच्छा करता है, तो कौन सा है? चेक बेसिन है। ठीक है, सैलिटी सॉइल और क्या बोलते हैं इसको? सिल्टी लोम सॉइल। मतलब आज क्या कुछ हुआ था क्या? कुछ समस्या आई? कुछ समस्या आई थी आज आपको? ऐसा लग रहा है सब सही है ना, सब सही चल रहा है। लिख लिया क्या? तू क्या हमेशा अस्थाई रहता है क्या रे? ये तो आसान सही, इसके पास वाले ऐसे मूर्ख है, क्योंकि इसके तो सिलेक्शन ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ये तो उस कैटेगरी में हो जाएगा। अरे यार कैटेगरी की बात नहीं, पागल हो रहे तू। यहाँ पर किसी भी जाति विशेष की या कैटेगरी की बात नहीं करना है, ठीक है ना? नहीं क्या, नहीं भाटी गलत बात, इस ये चीज़ें नहीं करनी है अपन को, ठीक? तू भी शांत रहे और तुम भी शांत रहो, ठीक है? फिर चलो लिखा क्या? टाइप्स ऑफ कंट्रोल फ्लडिंग, चेक बेसिन। चलो डिसएडवांटेज, 5% लैंड यूज किस में हो जाता है? फॉर्मेशन ऑफ बेड के अंदर। लेबर कॉस्ट क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्रिएट प्रॉब्लम इन इंटरकल्चरल ऑपरेशन। चेक बेसिन फॉलोएड वेयर स्ट्रीम डिस्चार्ज कैपेसिटी कितनी हो? 2 लीटर प्रति सेकेंड हो। स्ट्रीम डिस्चार्ज क्या होता है? स्ट्रीम का मतलब होता है भाई ये कोई भी जो इरिगेशन का सोर्स होता है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है स्ट्रीम। कोई भी जलाशय जो है उसके लिए स्ट्रीम यूज किया जाता है। या वाटर डिस्चार्ज कैपेसिटी लिख लो, शॉर्ट में लिख लो वाटर डिस्चार्ज, अगर स्ट्रीम का मतलब समझ नहीं आ रहा। वाटर डिस्चार्ज कैपेसिटी 2 लीटर प्रति सेकेंड।
आपने देखा होगा कि जो ट्यूबवेल है उसकी ट्यूबवेल की कैपेसिटी अगर मान लो 1 सेकंड के अंदर वो 2 लीटर वाटर डिस्चार्ज कर रही है, तो वहाँ पे हम किसका यूज कर सकते हैं? चेक बेसिन का। डिस्चार्ज मतलब डिस्चार्ज का मतलब वाटर को रिलीज करना। वो 2 लीटर प्रति सेकंड हाँ, कर सकते 1 सेकंड में जो है 2 लीटर वाटर को रिलीज कर रही है, डिस्चार्ज कर रही है, ठीक है। 5% लैंड यूज है, फॉर्मेशन ऑफ बेड, लेबर कॉस्ट इज हाई, क्रिएट प्रॉब्लम इन इंटरकल्चरल ऑपरेशन, ठीक है। चेक बेसिन फॉलोएड वेयर वाटर डिस्चार्ज कैपेसिटी कितनी हो? 2 लीटर प्रति सेकंड हो। जैसे जो फिक्स होता है जलाशयों का, मतलब ये वाला जलाशय जहाँ पर 2 लीटर प्रति सेकंड की डिस्चार्ज कैपेसिटी है वहाँ पर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। उससे ज़्यादा है तो वहाँ तो यूज करेंगे सही, लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए? 2 लीटर। तो वहाँ पर भी कौन से जलाशय बताएं? इससे कम होगा तो जाहिर सी बात है फिर वहाँ पर हम प्रेसाइज मेथड। किसका होता है ऐसा नहीं है, 1 सेकंड के अंदर यदि जहाँ पर 2 लीटर प्रति सेकंड वाटर का एप्लीकेशन हो रहा है वहाँ पर हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं? चेक बेसिन यूज कर सकते हैं। अगर वाटर की स्केर्सिटी है, तो फिर हम प्रेशराइज मेथड पे जाएंगे, कहीं पे कम पानी है तो वहाँ पे नहीं कर सकते। वहाँ पर नहीं कर सकते हैं। लिखा ये? फिर ये कैसे पता लगता है कि कितने ये अभी अपन बात करेंगे कैसे कि हम डिस्चार्ज को मेजर कर सकते हैं। हाउ मस्ट टू इरिगेट वाला जो है पोर्शन, उसके अंदर वाटर मेजरमेंट मेथड्स हैं। बेसिन मेथड ऑफ इरिगेशन, जिसको हम रिंग बेसिन मेथड बोलते हैं, सुटेबल फॉर फ्रूट्स और ऑर्चार्ड के लिए। वाटर स्ट्रिप मेथड को मत लिखना अभी। केवल ये लिखे ना, बेसिन मेथड ऑफ इरिगेशन, यहाँ तक। वाटर स्ट्रिप मेथड को भी मत लिखना। लिखा यहाँ तक? बेसिन मेथड ऑफ इरिगेशन, रिंग बेसिन मेथड भी इसे कहा जाता है। जो रिंग बनाई जाती है वो स्क्वायर शेप की भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर शेप की हो सकती है, वर्गाकार भी हो सकती है और आयताकार भी हो सकती है, या फिर वृत्त के नुमा भी हो सकती है। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि किस शेप की होती है, ठीक है। चलो ऐसे क्वेश्चन पूछे अभी ये वाला एकदम सही समझ आया। अच्छा, समझ में सारा आ रहा है। ये अच्छा है मतलब। लिखा पीछे? चलिए, इसके बाद थोड़ा सा हम बॉर्डर स्ट्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन को और डिटेल से देखते हैं। बॉर्डर स्ट्रिप मेथड के अंदर पहले कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, नोन एज अ हाइब्रिड मेथड ऑफ check basin and furrow method, ठीक। और इसके अलावा जो है इसे कहा जाता है बे इरिगेशन। एडवांटेज की अगर हम बात करते हैं, क्या एडवांटेज है? एडवांटेजेस, फर्स्ट है लेस लेबर कॉस्ट कंपेयर टू चेक बेसिन। सेकंड हम बोल सकते हैं इजी टू ऑपरेट इंटरकल्चरल ऑपरेशन। डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज है इसका, डिसएडवांटेज लेस यूनिफॉर्म वाटर एप्लीकेशन कंपेयर टू चेक बेसिन। ठीक है, स्टार डाल के कुछ और फैक्ट्स आपको याद रखना है। फर्स्ट कहाँ पर अपनाया जाता है? जहाँ पर स्लो परसेंटेज जो है, या फिर पहले ये लिख लो साइज,
30 से 300 मीटर लेंथ, या फिर 30 से 50 मीटर विड्थ, या 30 से 50 मीटर लेंथ, या 3 से 15 मीटर विड्थ। सेकंड लाइन का लिखा हुआ है अभी बताता हूँ, एक सेकेंड। कौन सा? देखो, नो वन इज अ हाइब्रिड मेथड ऑफ चेक बेसिन और फरो मेथड कहा जाता है, बे इरिगेशन के नाम से जाना जाता है। एडवांटेज क्या है? लेस लेबर कॉस्ट कंपेयर टू चेक बेसिन, इजीली टू ऑपरेट इंटरकल्चरल ऑपरेशन। डिसएडवांटेज में है लेस यूनिफॉर्म वाटर एप्लीकेशन कंपेयर टू चेक बेसिन। फैक्ट्स के अंदर साइज जो है 30 से 300 मीटर जो है इसकी लंबी हो सकती है, या 30 से 50 मीटर की विड्थ हो सकती है, और 30 से 50 मीटर लंबा या 3 से 15 मीटर विड्थ हो सकता है। इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना कि मान लीजिए कि जो लेंथ है किसी बॉर्डर स्ट्रिप की, वो लंबाई जो है वो कितनी हो सकती है? लेंथ जो है 30 से 300 मीटर हो सकती है, विड्थ जो है 30 से 50 मीटर हो सकती है। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है जनरली वो ये है, ठीक है। एक बार समझना इधर, फर्स्ट पॉइंट को अगर हम देखें, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन। बॉर्डर स्ट्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन के अंदर क्या करते हैं कि फील्ड को जो है कुछ बॉर्डर स्ट्रिप के अंदर जो है कुछ लंबी लंबी कतारों के अंदर हम क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं, पहला चीज। सेकंड चीज जो है इसको हाइब्रिड मेथड कहा जाता है, चेक बेसिन का और फरो मेथड का। पहले हम चेक बेसिन पढ़ लिए, तो एक बार हम चेक बेसिन से समझते हैं इसको चेक बेसिन का हाइब्रिड मेथड क्यों कहा जाता है। चेक बेसिन के अंदर जहां पर हम पूरे फील्ड को छोटे छोटे चेक्स के अंदर जो डिवाइड कर रहे थे, उसके कंपेरिजन में इस पूरे फील्ड को हम बॉर्डर स्ट्रिप के अंदर क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से कहीं ना कहीं हमने चेक को क्या किया है? मॉडिफाई किया है, इसलिए क्या कहा गया है? हाइब्रिड मेथड ऑफ चेक बेसिन। फरो मेथड पर हम आएंगे तब बात करेंगे। इसको एक और नाम से जाना जाता है, क्या कहा जाता है? बे इरिगेशन। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बे इरिगेशन के नाम से किस मेथड को जाना जाता है? तो किसको? बॉर्डर स्ट्रिप को। एडवांटेज क्या है? लेस लेबर कॉस्ट कंपेयर टू चेक बेसिन। चेक बेसिन के कंपेरिजन में लेबर कॉस्ट क्या होती है? कम लगती है। रीजन क्या है कि चेक बेसिन के अंदर तो हम स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप के चेक्स बना रहे थे, लेकिन यहां पर हम ऐसा नहीं करते हैं। सेकंड ये इजीली टू ऑपरेट इंटरकल्चरल ऑपरेशन। कोई भी इंटरकल्चरल ऑपरेशन इजीली ऑपरेट किया जा सकता है कंपेयर टू चेक बेसिन, ठीक है। चेक बेसिन में छोटे छोटे बॉक्स रहेंगे तो जाहिर सी बात है किसी इंप्लीमेंट को रन करने में हमें ज्यादा मुश्किल आती है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि लेस यूनिफॉर्म वाटर एप्लीकेशन। क्या है लेस यूनिफॉर्म का? क्योंकि इसमें जो कतारें होती है वो लंबी होती है, तो मान लीजिए यहाँ पर आपने वाटर का एप्लीकेशन किया है तो यहाँ तक पहुँचने में जो है लेस यूनिफॉर्मली वाटर पहुंचेगा। लेकिन चेक बेसिन के अंदर छोटा बॉक्स होता है तो इजीली वाटर को क्या हो जाता है? यूनिफॉर्म एप्लीकेशन हो जाता है। फिर साइज की बात करते हैं तो बुक में लिखा हुआ है भाई 30 से 300 मीटर लंबी होना चाहिए, और विड्थ कितना होना चाहिए? 30 से 50 मीटर होना चाहिए। लेकिन ये केवल आपके क्ले सोइल के अंदर ही पॉसिबल है, इतना विड्थ का, ठीक है। जनरली जो आइडियल साइज है वो कितनी है? 30 से 50 मीटर लंबी होती है, और चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो 30 से 15 मीटर क्या होती है? विड्थ होती है। किसकी? पर्टिकुलर आपकी बॉर्डर स्ट्रिप की। समझ में आया? इसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ स्लोप, जो AAU के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था 2022 के अंदर, बॉर्डर स्ट्रिप का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्लोप परसेंटेज। स्लोप परसेंटेज के बेसिस पे जो है बॉर्डर स्ट्रिप को क्लासिफाई किया जाता है। इससे पहले आपको एक वर्ड याद रखना है, बॉर्डर स्ट्रिप उन इलाकों में फॉलो किया जाता है जहां पर स्लोप जो है 0.01 से 1.0% हो। स्लोप कितना होना चाहिए? 0.01 से कितना परसेंट? 1.0%। तो ऐसे सोइल पर हम किसको फॉलो कर सकते हैं? बॉर्डर स्ट्रिप को। जबकि जब हमने चेक बेसिन पढ़ा था तो चेक बेसिन के अंदर कितना लिखा है? 0.1 से 2% स्लोप तक हम किसका यूज कर सकते हैं? चेक बेसिन को, ठीक है। मतलब जहां पर स्लोप ज्यादा है वहां पर हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? चेक बेसिन कर रहे हैं। रीजन क्या है? क्योंकि उसमें छोटे छोटे चेक्स बना रहे हैं तो वहां वाटर का एप्लीकेशन करना ईजी है, ठीक है। बॉर्डर स्ट्रिप की अगर हम बात करते हैं तो बॉर्डर स्ट्रिप को स्लोप के बेसिस पे 3 टाइप्स से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन हो सकता है कि आपकी सोइल कैसी हो? सैंडी सोइल हो, ठीक है। सेकंड हो सकता है सिल्टी लोम हो, और थर्ड हो सकता है क्ले सोइल हो, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करें तो लेंथ ऑफ
स्ट्रिप, और ए की तरफ जाएगा परसेंट स्लोप, ठीक है। सैंडी सॉइल की अगर हम बात करते हैं तो सैंडी सॉइल के अंदर जो लेंथ होती है वो होती है लगभग 60 से 120, 60 to 120 मीटर, ठीक है। इसकी होती है 100 से 180 मीटर, इसकी होती है 150 मीटर टू 300 मीटर। कैसे याद रखना है? सबसे पहले आपको एक याद रख लो, जैसे सैंडी सॉइल, तो जाहिर सी बात है सैंडी सॉइल के अंदर टेक्सचर जो है वो इसका थोड़ा सा मोटा होता है, या फिर मान लीजिए यहाँ पोर स्पेस ज़्यादा होते हैं तो पर्कुलेशन कम होगा, पर्कुलेशन ज़्यादा होता है। अब पर्कुलेशन ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है लेंथ हम क्या रखेंगे? कम रखेंगे। तो कितनी रख रहे हैं हम? 60 से 120। अगर फर्स्ट याद हो गया तो बाकी का याद हो जाएगा। नीचे वाले में हमें क्या करना है? सिल्टी की बात हो तो 60 और 120 को जोड़ देंगे तो कितना जाएगा? 180। यानी कितने से? 100 से 180 किस में रखा जाता है? आपके सिल्टी के अंदर। क्ले सोइल के अंदर कितना? 150 से लेकर हमें कितना रखना है? 300 मीटर तक रखना है। ये चीज क्लियर है। इसके बाद में यहाँ पर अगर स्लो परसेंटेज की बात की जाए 0.05 से 0.20% और 0.20 से 0.40% और 0.25 से 0.40%, ठीक है। जहां पर ये स्लो परसेंटेज होता है वहां पर हम मान लीजिए कि सोइल कौन सी है? क्ले सोइल है, तो क्ले सोइल के अंदर कितना स्लोप होना चाहिए? 0.05 से 0.20% अगर स्लोप होता है तो कितनी मीटर लेंथ की बनाते हैं? 150 से 300 मीटर लेंथ की क्या बनाते हैं? बॉर्डर स्ट्रिप का फॉर्मेशन करते हैं। सिल्टी लोम अगर सोइल है तो कितना लेंथ होगा? 100 से 180 मीटर, और स्लोप परसेंटेज कितना होना चाहिए? 0.20 से 0.40। सैंडी सोइल है तो कितना होना चाहिए? 60 से 120, और स्लोप परसेंटेज कितना होना चाहिए? 0.25 से 0.60 होगा यहाँ पर, 0.25 से 0.60%। क्लियर है? एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि मान लीजिए कि फील्ड जो है वो कौन सा है? सिल्टी लॉम सोइल है। कौन सी सोइल है? सिल्टी लॉम सोइल। और सिल्टी लॉम सोइल पर हम बॉर्डर स्ट्रिप फॉलो करना चाहते हैं तो वहां का स्लोप परसेंटेज की रेंज कितना होना चाहिए? 0.20 से 0.40 होना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है वो सब लोगों ने इसको स्किप किया था, इसको सोल्व नहीं किया था क्योंकि किसी को भी इसके बारे में पता नहीं था, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर इस प्रकार का आता है तो आपको चांसेस जो है वो स्लोप में से पूछने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। कि क्ले जो सोइल्स होती है उन पर अगर हम बॉर्डर स्ट्रिप फॉलो करते हैं तो वहाँ का स्लोप परसेंटेज कितना होना चाहिए? तो 0.05 से 0.20%। सिल्टी लॉम सोइल का याद रखना है 0.20 से 0.40, और 0.25 से 0.60 किसका होना चाहिए? सैंडी सोइल का। तो यहाँ पर हम क्या फॉलो कर सकते हैं? बॉर्डर स्ट्रिप को हम फॉलो कर सकते हैं। और बॉर्डर स्ट्रिप भी कौन सी क्रॉप्स के लिए सुटेबल है? सुटेबल फॉर क्लोज ग्रोविंग क्रॉप्स। कौन सी क्रॉप्स के लिए? क्लोज ग्रोविंग क्रॉप्स के लिए। ये चीज क्लियर है क्या? यहां तक समझ में आया? एक बार आप इसको लिख लीजिए, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन। ये डायग्राम बना लेना बॉर्डर स्ट्रिप का। इसके बाद आपका फरो मेथड ऑफ इरिगेशन है और मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फरो है। फिर आपका प्रेशराइज स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन है। बना लो, लिखा ये? चलो, इसके बाद में नोन एज अ हाइब्रिड मेथड ऑफ चेक बेसिन। हाइब्रिड मेथड ऑफ चेक बेसिन और फरो मेथड बे इरिगेशन के नाम से जाना जाता है। एडवांटेज क्या है? लेस लेबर कॉस्ट कंपेयर टू चेक बेसिन, इजीली टू ऑपरेट इंटरकल्चरल ऑपरेशन। डिसएडवांटेज है लेस यूनिफॉर्म वाटर एप्लीकेशन कंपेयर टू चेक बेसिन। सॉरी, ये डबल ARO के अंदर AO के अंदर क्वेश्चन नहीं आया था, ये ARO 2022 वाले में आया था। ARO वाला जो पेपर था उसमें आया था। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर का जो पेपर था एग्रोनॉमी का, उसमें पूछा गया था। AO का क्वेश्चन नहीं है, ARO का है। आप लोग आज जब घर पे जाओ या रूम पे जाओ, अगर आपकी दिनचर्या में से आपके पास अगर फ्री टाइम हो लगभग 15-20 मिनट का, क्या 30 से 300 मीटर लेंथ, 30 से 50 मीटर, 30 to 50। अगर आपके पास जो भी आपका बिजी शेड्यूल है उस बिजी शेड्यूल में से अगर आप 20 मिनट निकाल सको, ठीक है, 15 से 20 मिनट निकाल सको, तो आरपीएससी की साइट पे जाना। आरपीएससी की साइट पे जाके ARO एग्रोनॉमी डालना। क्या लिखोगे? ARO एग्रोनॉमी पेपर लिखना।
ठीक, तो वहाँ पर एक पेपर आ जाएगा 2022 का, उस पेपर को डाउनलोड करना और जितने भी अब तक हमने जो सिलेबस पढ़ लिया है, लगभग हमारा वीड मैनेजमेंट बाकी है, वोटर अभी हमारा चल रहा है, तो 2-3 क्वेश्चन और इससे रिलेट नहीं होंगे और क्रॉप्स वाले क्वेश्चन को सोल्व छोड़ देना। उसके बाद आप क्वेश्चन सोल्व करना और कल जब क्लास में आओ तो मुझे बताना कि कितने क्वेश्चन जो है आपसे सोल्व हो रहे हैं। ठीक है, ईमानदारी से जिसकी इच्छा हो वो करना, जिसकी इच्छा नहीं हो वो छोड़ देना। क्या 30 से 50 मीटर इसकी विड्थ होती है। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था नीचे वाला। ठीक है, साइज जो है 30 से 300 मीटर लेंथ। क्या हो गया भाई? समझ जाओ। समझेंगे, तुम्हें नहीं समझेंगे तो किसे समझेंगे? मेरे पास और कोई उपाय भी नहीं है किसी को समझाने का, तुम ही हो। तू ही तो है जिसको मेरे को समझना है, हाँ? क्यों बाटी जी? हाँ, 30 से 300 मीटर का मतलब है कि अगर हम एक बोर्ड बनाते हैं ना तो उसकी लंबाई कितनी रखनी है? 30 से 300 मीटर तक की हो सकती है, 60 मीटर की भी हो सकती है, 80 की भी हो सकती है, मतलब एक रेंज दे रखा है। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे कि कितना होना चाहिए, नोट तो करना है यार। देखो अधिकांश क्वेश्चन जो है 2 या 3 क्वेश्चन से ज़्यादा यहाँ नहीं पूछा जाएगा कि बेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन कौन सा है? सरफेस मेथड है। सरफेस मेथड में मोस्ट कॉमनली यूज कौन सा है? चेक बेसिन है। ठीक है, किस मेथड के अंदर यूनिफॉर्म वाटर का एप्लीकेशन अच्छा होता है? चेक। कौन से मेथड के अंदर जो है लेबर कॉस्ट कम लगती है? बॉर्डर स्टेप के अंदर है। ठीक है, एक इसका जो है वो स्लोप परसेंटेज वाला आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन है जिसके अंदर वाटर यूटिलाइजेशन परसेंटेज जो है वो सबसे ज्यादा होता है? सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन के अंदर कौन सा मेथड ऑफ इरिगेशन ऐसा है जिसके अंदर वाटर यूटिलाइजेशन परसेंटेज जो है या मैक्सिमम वाटर यूटिलाइजेशन होता है? अभी हम पढ़ेंगे फरो इरिगेशन, उसमें सबसे ज़्यादा होता है। हाँ, अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। चलो, लिखा क्या ये? टाइम हो गया मेरे को। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल मिलते हैं अपन वापस। हाँ मन